Dear students, we were studying vocab portion of our grammar, in which we have studied about one word substitution, antonym, synonym, and so on. In some portion of vocab has been completed. Now, I am going to start the second chapter of our book Flamingo, which is Lost Spring, and this chapter has been written by Anis Young. Anis Young was born in 1944 and she is an Indian author, journalist and columnist for newspapers in India and abroad. एक भारतीय लेखिका हैं, ये पत्रकार रही हैं, अखबारों में कॉलम लिखती थी, स्तंभकार के रूप में कार्य की हैं, विदेशों में कार्य की हैं, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है, जो इनकी सबसे शानदार रचना है, जो कि अनवेलिंग इंडिया के नाम से 1987 में प्रकाशित हुआ, इट वाज अ क्रॉनिकल ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये महिलाओं के, भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित ये बुक है, और इट इज़ नोटेड स्पेशली फॉर द डिपिक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन बिहाइंड द पर्दा। अनविलिंग इंडिया में इन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के पर्दा प्रथा वाली जो रूढ़िवादिताएँ हैं, उस पर इन्होंने लिखा है। ये उड़ीसा राउरकेला में पैदा हुई हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में भी हुई है, और इस चैप्टर में जो कि लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके बारे में आप जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब, स्प्रिंग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बसंत, बहार को दिखाता है, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक ऐसा स्वरूप दर्शाया है जैसे लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब तो होता है खो जाना, तो लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्प्रिंग का खो जाना। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इस टाइटल के बारे में बताना चाहूँगा। इस कहानी के माध्यम से ये उन बच्चों की दर्द और पीड़ा को दर्शा रही हैं जो अपने स्प्रिंग एज ऑफ लाइफ में हैं, लेकिन वह उनकी जो फ्लरिशिंग पीरियड ऑफ लाइफ है वो कैसे लॉस्ट हो जा रही है, कैसे वो सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। इसके एक चित्र को आप आगे देख के महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कैसे श्रम रूपी कार्य किए जा रहे हैं, और इसमें इन्होंने, इस कहानी को इन्होंने दो पार्ट में लिखा है। एक पार्ट जो कि स्टोरी 1 के रूप में आपके सामने दी गई है, जिसकी टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। एक जो है गार्बेज चुनने वाला लड़का है, कूड़ा चुनता है, और उससे इनकी मुलाकात होती है, और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है इनको कि मैं कभी कभी इस गार्बेज में 1 रुपया भी पा जाता। आइए कहानी के डिटेल्ड में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। उस गार्बेज चुनने वाले बच्चे का नाम है साहिब, और उसको जब ये देखती हैं तो उससे ये पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter, इनकाउंटर का मतलब होता है टू मीट, मिलना, एवरी मॉर्निंग स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। आई आस्क साहिब मतलब लेखिका पूछती हैं उस साहिब नाम के बच्चे से कि आखिर तुम ये क्यों करते हो, और कब पूछती हैं, जब बता रही हैं कि whom I encounter every morning, जिससे मुलाकात कब होती थी, प्रतिदिन सुबह, जो क्या करता था, स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज,
जो गार्बेज में, कूड़ों के ढेर में, गार्बेज डंप में, कूड़ों के ढेर में स्काउंजिंग चुनता था, तलाशता था किसका? गोल्ड। गोल्ड कहाँ से? यहाँ सोने से नहीं है, मतलब समथिंग प्रेशियस, टू बी वेरी एगर टू फाइंड समथिंग न्यू, इस आशय से है। और वो उस गार्बेज के डंप में इन चीज़ों को तलाशता रहता था। कहाँ? आप माई नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में। अब साहब के बारे में ये बता रही हैं कि ये लड़का कौन है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही वो अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के चला आया था। वह कहाँ का बच्चा है? उसका गांव कहाँ था? सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। अब यहाँ इस लाइन से क्लियर हुआ कि ये बच्चा इंडिया का नहीं है, ये भारत की एक नेबरिंग कंट्री है जिसके बारे में आप जानते होंगे, बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी है ढाका। वहीं का वो ग्रीन फील्ड में स्थित उसका ढाका में घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, हालांकि अब ये एक कोई डिस्टेंट मेमोरी की चीज़ नहीं है उसके घर के बारे में, उसकी यादें, क्योंकि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे। वहाँ जिस ढाका के जिस एरिया में इसके पूर्वज रहते थे, वहाँ स्टॉर्म्स, तूफ़ानों का प्रभाव, बाढ़ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि स्वीप अवे मतलब होता है बहा ले जाना, उसी का सेकंड फॉर्म दिया गया है स्वेप्ट अवे। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, जहाँ बहुत सारे तूफान आते थे, बाढ़ आती थी, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो उनके खेतों की उपज को बहा ले जाती थी, एंड होम्स, उनके घरों को बिल्कुल जलमग्न कर देती थी। ऐसी जानकारी हिज मदर टेल्स हिम, साहब को कौन बताई थी? ये उसकी माँ बताई थी। और लेखिका को पता चलता है कि दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही वजह थी बाढ़ का आ जाना, तूफ़ानों का अतिक्रमण। दिस इज़ वाई दे लेफ्ट देयर विलेज और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और वहीं यहाँ कूड़े की ढेरों में ये कूड़े चुनते हैं जहाँ अब वो रहते हैं। जब ये पूछे कि वाई डू यू डू दिस, इस पर वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। ही मटर्स, बुदबुदाता है, लुकिंग अवे, मतलब वो लेखिका से आमने सामने आँख नहीं मिला पाता है, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देख रहा है और बता रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नो अदर जॉब एंड दैट्स वाई आई जस्ट स्टार्ट स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। इस पर लेखिका आगे कहती हैं कि गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली। ग्लीवली का मतलब है टू से समथिंग विदाउट थिंकिंग, जस्ट ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली जो है, बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोल देने को ग्लीवली बोलते हैं। तो इन्होंने बिना सोचे समझे अचानक बोल दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। जब लड़का बताता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो इस पर इन्होंने कहा कि अरे है क्यों नहीं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट, लेकिन इमीडिएटली जो है लेखिका को ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये जो एडवाइस थी वो दैट इज़ जस्ट अ हॉलो एडवाइस, बिल्कुल एक खोखलापन था इसमें। ये कहने की बात थी, अरे जिसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो दर दर भटक के और कूड़े बिन रहा है, उससे स्कूल जाने की सलाह देना, तो सबसे पहले तो जीविका की व्यवस्था जिसके पास नहीं है वो किसी अन्य चीज़ के बारे में कैसे सोच सकता है। इसलिए लेखिका को ये रियलाइज़ हुआ इमीडिएटली कि ये एडवाइस जो है बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ हॉलो एडवाइस। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। इस पर साहब ये जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक स्कूल बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। इस पर लेखा ने कहा कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आयास हाथ झोंके, ये थोड़ी सी हंसी की मुद्रा में बोली कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो तुम उसमें आओगे? वो कहा यस, ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी ही
तीव्र मुस्कान के साथ वो बोला कि बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ ही दिनों के बाद, इतनी बात हो गई, लेखिका वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों के बाद जब वो पुनः लेखिका को देखा तो वह उनके पास दौड़ते हुए आया। आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, कि वो मेरे पास दौड़ते हुए आया और कहा, इज योर स्कूल रेडी? ए मैम, आपका स्कूल तैयार हो गया? अब इनको लगा कि मैंने मजाक के रूप में तो कह दिया, बट ही हैज़ टेकन दिस मैटर सीरियसली एंड दैट्स वाई जस्ट सी सेज, और इस वजह से वो कहती हैं कि सुनो, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनाने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। आई से एम्बेरस्ड मतलब टू बी असेम्ड ऑफ, जैसे किसी बात को लेकर के शर्मसार हो जाना। तो चूँकि इन्होंने तो मजाक के रूप में कह दिया था और ये बच्चा उस उम्मीद को पाले हुए इनके पास दौड़ते हुए आके पूछा, तो ये बड़ा एम्बेरस्ड फील की और इन्होंने एम्बेरस्ड होते हुए कहा अपने इस प्रॉमिस पे कि आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। एक ऐसा प्रॉमिस इन्होंने किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये स्कूल बनवाने वाली नहीं थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, लेकिन इनके जैसे तमाम सारे वायदे उसके उस अंधकारपूर्ण दुनिया में बहुत सारे थे। तमाम सारे लोगों के द्वारा तमाम सारे हसीन सपने दिखाए जाते थे, लेकिन वो सपने सपने ही रह जाते थे। और इसलिए बड़ा ही सुंदर भाषा में लेखिका ने ये कहा है कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे ही जैसे वायदे, अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके उस ब्लीक वर्ल्ड में, उस अंधकारपूर्ण दुनिया में बहुत सारे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जान लेने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, एक दिन लेखिका ने उससे उसका नाम पूछे कि क्या नाम है तुम्हारा? जवाब वो दिया, साहब ए आलम। क्या जवाब देता है कि मैम मेरा नाम साहब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको तो पता भी नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, साहब ए आलम, आलम का मतलब आप जानते हैं, आलम का मतलब होता है दुनिया, संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आप गाना सुने होंगे, जी ये चाहे इस आलम में सारा ज़माना रुक जाए। तो साहब ए आलम, इस आलम का साहब, तो ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है। और इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, जो कि क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसको यह विश्वास ही नहीं कि भाई आँख के अंधे नाम नयन से, साहब आलम नाम और काम है कचरा चुनने का। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इससे बिल्कुल बेपरवाह कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ उन गलियों में रोम करता था। टू वांडर मने होता है रोम, भटकना, भटकता फिरता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक ऐसे बच्चों का समूह, आर्मी का आशय यहाँ समूह से है, एक ऐसे बच्चों की फौज उसके साथ चलती थी। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते थे, एंड डिसअपीयर एट, और दोपहर में गायब जैसे पक्षी। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ऐसे कर करके महीने बीतने लगे और महीनों बाद लेखिका ने उनमें से एक एक को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, एक एक को पहचानने लगी। एक दिन एक बच्चे से लेखिका ने पूछा, वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, अरे तू चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क्ड। इस पर वो कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ मेरे चप्पलों को सेल्फ से अभी ब्रिंग देम डाउन, अभी उनको उतारी नहीं है। यह आंसर सिंपली, बड़ी सिंपली वे, मतलब सिंपली वो आंसर देता है कि माँ ने अभी सेल्फ से चप्पलों को उतारा नहीं है। इस पर दूसरा लड़का बोलता है कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो उतार भी देना, इवन इफ
शी डिड, अगर वो उतार भी देना तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उनको फेंक देगा. एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. अब ये बात कौन बताया? वो बच्चा नहीं बता रहा है जिसकी माँ ने चप्पल नहीं उतारा था, पता नहीं चप्पल था भी कि नहीं उसके पास, लेकिन एक बच्चा जो कि हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, ऐसे शूज़ अपने पैरों में पहना था जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे. एक जूता किसी दूसरे कलर का, दूसरा जूता किसी दूसरे कलर का पहना था. और जब राइटर ये देखी उसके इस मिसमैच्ड जूते को, तो उन्होंने लिखा है कि व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर अपना वक्तव्य दिया, कमेंट किया कि आखिर तुम ऐसे जूते क्यों पहने हो, तो ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पाँवों को सफल्स का मतलब होता है उठा लेना, अपनी जगह से अस्थिर कर देना. तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे दूसरे जूते को अपने पहले वाले पैर से वो ढक लेता है और कुछ बोलता नहीं. इस पर एक चौथा बच्चा बोलता है आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए. सेज अ थर्ड. तीसरा बच्चा बोलता है हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन भर ऑल हिज लाइफ नेवर ओन, कभी भी जूता पाया ही नहीं. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग वेयर, बता रहे हैं कि इस कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने ऐसे तमाम सारे बच्चों को देखा है जो वॉकिंग वेयर, जो कैसे घूमते हैं बिना जूते चप्पल. इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, ऐसे बच्चे हर जगह दिख जाते हैं, सिटीज़ में भी दिख जाते हैं, विलेज रोड्स में भी दिख जाते हैं. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी. एक बात सुनने में ये आती है कि ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है, लैक का मतलब शॉर्टेज होता है, नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेडिशन है कि हाँ वेयरकुट ही रहना चाहिए. इज़ वन एक्सप्लेनेशन. ऐसी धारणा एक यह है कि भाई ये एक ट्रेडिशन है कि पैर में जूता चप्पल नहीं रहना चाहिए. लेकिन राइटर यहाँ बता रही हैं कि आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, जैसे ये एक्सक्यूज़ का आशय यहाँ बहाना से है. ये एक लेम एक्सक्यूज़ है, ये एक झूठा बहाना है, हाँ, टू एक्सप्लेन अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पावर. परपीचुअल में होता है कंटिन्यूस, जैसे अपने कंटिन्यूस पावर्टी के स्टेट को छुपाने का जैसे ये कोई क्या हो बहाना. आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्राम उदुपी. आगे लेखिका बता रही हैं कि उदुपी एक जगह है और उस उदुपी के एक आदमी के द्वारा कही गई कहानी को ध्यान करती हैं, कहती हैं कि वह वंस टोल्ड मी, उसने एक बार इनको बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल. जब वो बच्चा था, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, तो ही वुड गो टू स्कूल, तो वो जब अपने स्कूल जाता था तो पास एन ओल्ड टेम्पल, तो वो एक पुराने मंदिर से होते हुए जाता था. वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उसी मंदिर पर, जिस पुराने मंदिर से होकर वो बच्चा जाता था, उसी मंदिर के पुजारी के रूप में वहाँ उसके पिता कार्य करते थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. अब बच्चे की ये हैबिट थी कि वह उस टेम्पल के पास थोड़ी देर के लिए ब्रीफली, जस्ट फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, ब्रीफ मन होता है संक्षेप, थोड़ी देर के लिए स्टॉप रुकता था एंड प्रे, और ईश्वर से पूजा करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे. मैंने अभी आपको बताया कि एनिस यंग किस तरह की लेखिका हैं. समाज के बिल्कुल दबे कुचले, डाउन ट्रोडन, बिल्कुल अंत्योदय के लिए कार्य करने वाली लेखिका हैं. इनकी कलम बिल्कुल उस अंतिम बिंदु पर खड़े व्यक्तित्व को उदित अवस्था में लाने का प्रयास इनके लेखों के द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है. आप देखिए वह उस मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर के प्रभु से क्या मांगता है, अ पेयर ऑफ शूज. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और बता रही है कि 30 साल के बाद मैं उसके शहर को गई, उदुपी को, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को गई, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब
ड्रोन का मतलब डूब जाना, जो कि एक एकदम डिसोलेटेड प्लेस के रूप में अब वहाँ पर था। इन द बैक यार्ड, जो पीछे का आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ की अब नया पुजारी आ चुका था, चूँकि 30 साल बाद गई थी वो। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक कम उम्र का ही बच्चा जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसके पैर में सॉक्स थे, शूज़ थे। अराइव पैंटिंग मतलब ब्रीदिंग फास्ट, बड़ी ही तेज़ सांस लेते हुए, हाँफते हुए वो अराइव पहुंचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंक देता है आने होल्डिंग बेड, एक होल्डिंग चारपाई पर बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। जब इस बच्चे को बिल्कुल जूते मोजे में उन्होंने देखा तो 30 साल पहले जो वो कहानी सुनी थी उस बच्चे की, जो प्रेयर किया करता था उस देवी के सामने कि उसे एक पेयर शूज़ मिल जाए, वो प्रेयर इनको याद आया। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जो कि पेयर ऑफ शूज़ जब उसको मिल गया था तो वह प्रेयर किया था कि लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि हे प्रभु, हे माँ, अब ऐसा हो कि कभी ये खोए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। तो यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, अब इस प्रिस्ट के यहाँ के जो पुजारी अब के थे, इनके बच्चे बिल्कुल शूज़ वगैरह पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे हैं जैसे ये रैग पिकर्स थे, कूड़ा चुनने वाले, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, इनके पड़ोस में अभी ऐसे तमाम सारे बच्चे थे। वहाँ तो प्रेयर का असर हुआ, वहाँ तो देवी ने सुन लिया और वहाँ के बच्चे अब जूते सॉक्स आज आदि पाते थे। लेकिन यहाँ अभी ये कह रही हैं कि मेरे नेबरहुड में अभी भी जैसे रैग पिकर्स, ये जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं, और अन्य सारे बच्चे, मैनी अदर्स, दे हैव नो शूज़ इन देयर जस्ट फीट, उनके पैरों में आज भी शूज़ नहीं है, स्लीपर्स नहीं है, चप्पल नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर। एक्वेंटेंस का मतलब परिचय। ये जो रैग पिकर्स थे, बेयर फुट, बिना चप्पल जूते वाले, इनके साथ इनका जो एक्वेंटेंस हुआ, परिचय हुआ, ये परिचय धीरे धीरे इस कदर बढ़ता गया कि एक बार ये इन समूह के साथ सीमापुरी, ए प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक ऐसा प्लेस जो दिल्ली से ही सटे किनारे एरिया पर था, लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली मतलब सिम्बॉलिकली, लेकिन अब कहने के लिए यह दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली से माइल्स कईयों मील। दोज हु लिव हियर आर स्पेटर्स, यहाँ सीमापुरी में जितने भी रहते थे ये सब के सब स्पेटर्स थे। स्पेटर्स का मतलब होता है द पर्सन्स हु जस्ट डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस बट जस्ट अनलॉफुली दे लिव देयर। ऐसे लोग जो मतलब लॉफुली उस प्लेस के तो नहीं है, लेकिन अनलॉफुली जो है उस प्लेस पर रहते हैं, ऐसे लोगों को स्पेटर्स बोलते हैं। तो दोज हु लिव हियर आर स्पेटर्स, यहाँ सीमापुरी में जो लोग रहते थे, अभी आपने आगे सुना ही था कि ये लोग बांग्लादेश के थे, ढाका के पास के, तो वहाँ उस दिल्ली के पास, सीमापुरी के पास ये लोग स्पेटर्स के रूप में रहते थे, मतलब अनलॉफुली ही वहाँ रहते थे। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970, जो कि बांग्लादेश से आए थे कब, 1970। साहब फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार, इस साहब आलम जिस लड़के का नाम था उसका भी परिवार था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय तो सीमापुरी बिल्कुल एक वीरान क्षेत्र था। इट स्टिल इज़, हालांकि अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज के समय में उतना खाली नहीं है एज इट यूज टू बी, जितना कि हुआ करता था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, यहाँ मिट्टी की दीवारों से ये लोग घर बना लिए थे, विथ रूफ्स ऑफ टिन, उसके ऊपर टीन के छत डाल दिए थे, एंड टैरपोलिन, और वो अलकतरा आदि से
टिन के रूप्स को चिपका करके रहते थे। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज आदि नालियाँ वगैरह नहीं थी पानियों के बहाव के लिए। और वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते थे, 10,000 कूड़ा चुनने वाले वहाँ रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से वे वहाँ पर थे, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, बिना किसी अधिवास के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आदेश के, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके राशन कार्ड्स बन चुके थे और इस आधार पर उनका वोटर्स के रूप में वोटर लिस्ट में नाम था। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इस अधिकार के माध्यम से वो अनाज आदि खरीद पाते थे। अब देखें थोड़ा सा इसका कैसे राजनीतिकरण की ओर लेखिका बढ़ रही है कि उनका मत प्राप्त करने के लिए उनको राशन कार्ड्स दे दिया गया था और इसके माध्यम से उनको खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती थी खरीदने से, और उनके वोट्स जो है नेताजी लोगों को प्राप्त हो जाते थे। इनकी मदद से सरकार बनने में मदद मिल जाती थी, लेकिन इनके स्वरूप को स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us. देखिएगा, इस पूरे वार्तालाप को समझने से पहले हम लोग एक संक्षिप्त सार सुने कि महिलाओं का एक समूह वहाँ फटे पुराने साड़ियों में आया और उन फटे पुराने साड़ियों वाली महिलाओं के ग्रुप से लेखिका ने पूछा कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो, क्यों अपने देश को छोड़ करके यहाँ तुम लोग जीवन यापन कर रही हो। इस पर वो महिला जवाब देती है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कि मैडम एंड ऑफ द डे पर, दिन के अंत पर, अगर इफ़ वी कैन फीड आवर फैमिलीज, या रहने से अगर हम अपने परिवार को खिला लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, एक माने पेन होता है दर्द, और भूख की दर्द सहे बगैर अगर हमको सोने को मिल जाता है, तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे दैन इन द फील्ड्स, बनस्पति उन जगहों पे दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन जगहों पर हमें खाने के लिए अनाज भी मुयस्सर नहीं। ये बात कौन बोला? से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं का एक समूह बताता है इस बात को, इन टैटर्ड साड़ीज़, जो कि बिल्कुल टैटर्ड साड़ीज़ में थी। कब बताया? व्हेन आई आस्क्ड देम, जब लेखिका ने उनसे पूछा कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि इतना सुंदर हरा भरा खेत, इतनी सुंदर हरी भरी नदियाँ, ऐसा सुंदर परिक्षेत्र छोड़कर तुम लोग यहाँ इस वीरान में जीवन यापन करती हो, आखिर क्यों? ऑन दिस वन ऑफ देम रिप्लाइड दैट वी आर हैप्पी हियर, वी कैन गेट food for our families, we go to bed without pain of hunger, and if we get such type of facilities here, it is far better for us than to live there. आगे देखें, wherever they find food, they pitch their tents, जहाँ भी उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, दे यूज टू पिच देयर टेंट्स, वो अपने तंबू गाड़ लेते थे। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स का आशय आप समझ लें जैसे टेम्पररी होम्स मानिए, अस्थायी घर, तो जहाँ भी उनको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती थी, वहाँ ये अपने अस्थायी घरों को बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन्हीं घरों में उनके बच्चे पलते बढ़ते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वैसे पलते बढ़ते
उनके जीविका के क्षेत्र में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बिकमिंग पार्टनर्स, ये बच्चे धीरे धीरे क्या होने लगते थे, उसमें पार्टनर्स बन जाते थे, सहयोगी बन जाते थे, और वो भी धीरे धीरे कूड़े कचरे आदि चुनने में उनकी मदद करने लगते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रह के अगर जीवन जीने का मतलब कुछ है तो बस एक ही है, रैग पिकिंग, कूड़े चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। बरसों से ये एकदम एक फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके लिए गार्बेज जैसे गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़मर्रा की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके छतों पर का ये छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही यह लीकिंग रूफ हो, टपकता हुआ छत हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ये उससे भी बड़ी कोई चीज़ है, उससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी इस दुर्दशापूर्ण जीवन के बारे में लेखिका ने कितना शानदार ढंग से प्रकाश डाला है। और वो बच्चा बताता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहब बताता है कि मैडम मैं कभी कभी 1 रुपये तो कभी कभी 10 रुपये भी इसमें पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग। अगर आपको इस हीप ऑफ गार्बेज में, इस कूड़े के ढेर में अगर एक बार कोई चांदी का सिक्का मिल गया तो आप उसको चुनना जो है बंद नहीं करते, बट फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है और कुछ ज़्यादा पा जाने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब दोनों के सेंस में बड़ा डिफरेंस है। बड़ों के लिए ये गार्बेज क्या है, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर एल्डर्स, जस्ट ए प्लेस वेयर दे कैन फाइंड गोल्ड। तो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि ये जो गार्बेज है इसकी डिफरेंट मीनिंग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स के लिए जो मीनिंग है उससे डिफरेंट मीनिंग इन बच्चों के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए रैप मन होता है लपेटा जाना। इन बच्चों के लिए यह बिल्कुल वंडर से बिल्कुल लिपटा हुआ कोई चीज़ है। और फॉर द एल्डर इट्स द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए ये जीविका का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब एक दिन विंटर की मॉर्निंग की बात है। लेखिका ने साहब को स्टैंडिंग पोस्चर में देखा, खड़े हुए देखा। एक गेट जो फेंस्ड किया हुआ था, जिसकी 4 दीवारियाँ बनी हुई थी, उसमें गेट लगा था। उसी गेट के पास नेबरहुड क्लब के पास, पड़ोस के ही क्लब के गेट के पास खड़े हुए देखी। और वो कर क्या रहा था, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो 2 नौजवान लोगों को जो कि ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनको प्लेइंग टेनिस खेलते हुए देखा। जब ये पहुंची तो कहा आई लाइक द गेम। ये हम वो बड़बड़ाया, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। 4 दीवारी के पीछे दुबक करके इन लोगों को देखते, खेलते हुए देखकर उसे बड़ा कंटेंटमेंट आता था, संतुष्टि आती थी। और लेखिका को देखा तो कहा कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी जाता हूँ मैं, व्हेन नो वन इज अराउंड, लेकिन तब जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता है। एडमिट्स, वो स्वीकार करता है और बताता है कि द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और गेट कीपर जो है ना इस क्लब के, वो मुझे झूले पर झूलने देते हैं। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। उस दिन लेखिका ने देखा कि साहब भी टेनिस के जूते पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज,
ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, क्योंकि बड़ा स्ट्रेंज महसूस हो रहा था, क्योंकि जो शर्ट पहना था वो डिस्कलर्ड था, जो शॉर्ट्स पहना था निकर पैंट वो भी डिस्कलर्ड था। इस डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे वो जूते पहना था टेनिस के। जब लेखिका उधर गौर से देखने लगी तो वह खुद ही बताया कि मैम समवन गेव देम टू मी, ये कोई मुझे दिया है, इन जूतों को मुझे किसी ने दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बिना पूछे ही व्याख्यात्मक रूप में वो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्ड माने होता है जस्ट रिजेक्टेड, छोड़ा। सच्चाई यही थी कि वो डिस्कार्डेड शूज थे। किसके? ऑप्शन रिच हुआ, किसी धनी परिवार के बच्चे के द्वारा छोड़ा हुआ ये जूता था जिसको साहब पहना था। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, वो धनी बच्चा शायद इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया इस जूते को पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते में सुराख हो गई थी और इस वजह से उसका इस जूते को रिजेक्ट कर देना डज नॉट बॉदर हिम। साहब को इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, देखिएगा कितनी मर्मस्पर्शी लाइन है, उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर बेयरफुट घूमा हो, नंगे पांव, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, इवन शूज विथ ए होल, उसको अगर एक सुराख वाला ही जूता मिल गया, अगर फटा हुआ ही जूता मिल गया, तो यह तो उसके जूता पहनने के ख्वाब को पूरा करने वाला क्षण है, जहाँ उसके जूता पहनने के सपने पूरे होते। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वह इतना तत्परता से देख रहा था वो उसकी पहुंच के बाहर था। आइए, इस तरह से हम लोगों ने स्टोरी 1 को कंप्लीट किया। अब स्टोरी 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसको हम लोग अब कल देखेंगे। आज की वार्ता हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे के लिए अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड स्टोरी एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ आई वांट टू ड्राइव अ कार। इस स्टोरी में लेखिका एक ऐसे बच्चे का जिक्र करती हैं जिसका नाम मुकेश है, और वो बच्चा अपने आप में एक मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है ताकि वो इस दुर्दिन से बाहर निकल सके। वह अपने एंसेस्ट्रल वर्क से बाहर जाना चाहता है और यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। और लेखिका लिखती है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश बिल्कुल इस बात पर अडिग है कि वो अपना काम स्वयं करना चाहता है, वो अपने खुद का मालिक बनना चाहता है। और वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसका ये चाहना है। ही अनाउंसेस, ऐसा वो बताता है लेखिका को। फिर लेखिका उससे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, इफ़ यू वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक तो लेट मी नो, जस्ट हैव यू सम नॉलेज अबाउट कार्स और नॉट, तुमको कार के बारे में कुछ जानकारी है? आई आस्क्ड, यानी लेखिका पूछी। वो कहा आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। इस पर उसका जवाब आता है कि वो कार चलाना सीखेगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, वो लेखिका के सीधे आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद।
फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। मिराज एक वर्ड है, यहाँ आप इसके बारे में जान लें। आप ये वर्ड साइंस की बुक्स में पढ़े होंगे। एक शब्द होता है मृगमरीचिका। जैसे डेजर्ट एरिया में आप देखते होंगे समर के दिनों में ऐसी जगह जहाँ दूर से देखने पर लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पास जाने पर पता चलता है कि वो पानी नहीं है। तो इसका जो मोटर मैकेनिक बनने का ख्वाब है, उसकी उपमा लेखिका उस मृगमरीचिका से देती हैं कि ये मिराज जैसा ही है उस शहर में, उस फिरोज़ाबाद शहर में, जो फिरोज़ाबाद शहर किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार, हर एक परिवार फिरोज़ाबाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवसाय में व्यस्त है, और वो व्यवसाय है मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। यहाँ लेखिका ये बताती हैं, चूँकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हम लोग तेज चल रहे हैं। अगर आपको बीच में कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पुनः हमसे अवश्य संपर्क करेंगे। नंबर आपके पास दिया ही गया है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। निश्चित रूप से यह फिरोज़ाबाद जो शहर है वह ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एकदम सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, वो उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई, जनरेशन्स जो है इसी कार्य में लगी हैं। कहाँ कि वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस वर्ड भट्ठी से है, जहाँ पर उन शीशों को गर्म करके और उनको वेल्ड किया जाता है। तो इसी फर्नेसेस के पास वेल्डिंग करने में और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और लेखिका यहाँ तक कहती हैं ऑल द लैंड, लैंड से आशय यहाँ जैसे दुनिया से है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया की महिलाओं की जो चूड़ियाँ होती हैं वो फिरोज़ाबाद में ही बनती हों, और इसलिए यहाँ का बिल्कुल हर एक परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के सदस्य इसी कार्य में लगे होते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश का परिवार भी इन्हीं परिवारों में से एक है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। और उनमें से कोई भी लगता है जैसे जानता ही ना हो, इससे उसको कोई वास्ता ही ना हो कि बच्चों को मतलब ग्लास फर्नेसेस के पास बैठाना, इतने हाई टेम्परेचर में, इतने उच्च ताप में छोटे उम्र के बच्चों को बैठाना ये इल्लीगल है, ये अवैधानिक है। इन टिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, एकदम छोटे से कमरे में जहाँ ना कोई रोशनी है न जहाँ कोई हवा है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। जो कि अगर कानून को यहाँ इनेक्ट किया जाए, लागू किया जाए, तो मुकेश ही नहीं बल्कि 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरह की स्थितियों से मुक्त हो जाएंगे, और जो ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, जो इन तेज़ तपती भट्टियों के आगे बैठने के कारण अपने आँखों की रोशनी को जल्दी ही खो देते हैं। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बिल्कुल मुकेश की आंखों में चमक आ गया जब वो स्वेच्छा से लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। और वो अपने घर के बारे में बड़ा ही गर्व के साथ लेखिका को बताता है कि मेरा घर रीबिल्ट हुआ है, पुनर्निर्मित हुआ है, और आप चलिए हमारे घर। एनिस यंग बताती हैं कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। बिल्कुल उस बदबूदार नालियों से होते हुए हम लोग जा रहे थे। ऐसी नालियाँ जो चोक्ड विथ गार्बेज, जो बिल्कुल कूड़ा कचरे से पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुकी थी, चोक्ड हो चुकी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स
उन घरों से गुजर रहे थे जो बिल्कुल झोपड़ियों की टाट पट्टियों की बनी हुई थी, जिनकी दीवारें बिल्कुल क्रम्बल हो रही थी, भुरभुरी होके गिर रही थी। वूवली डोर्स, जिनमें जो दरवाजे लगे हुए थे बड़े ही वूवली बिल्कुल हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ोर से धक्के देने पर वो गिर जाएंगे। उन घरों में न खिड़कियाँ थीं और क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग। और ऐसा परिवार, ऐसे लोग वहाँ रहते थे जहाँ परिवार के सदस्य और एनिमल्स दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे, दोनों उसी में रहते थे इन ए प्रीमिवल स्टेट। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुरातन काल में, इतिहास के उस पुरातन काल में चले आए हैं, जब मानव बिल्कुल अपने अविकसित अवस्था में था, वैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक घर के पास के दरवाजे के पास जाकर के मुकेश रुकता है। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर, और एक लोहे के दरवाजे पर बड़ी तेज़ धक्का देता है विथ हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, और हम लोग एक अर्धनिर्मित कमरे में, खोली में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, एक पार्ट बिल्कुल सूखे पत्तों से, घास से छप्पर डाला गया है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहीं पर एक फायरवुड है, अंगीठी है, स्टोव है, फायरवुड वाली स्टोव, जिसका मतलब आप अंगीठी समझिए, जहाँ वो रखी गई है। और वहीं पर एक बर्तन में जो स्पिनच की लीव्स हैं, जो पालक की पत्तियां हैं, उनको उबाला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और वहीं ज़मीन पर जो है बड़े बड़े जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें और सारी सब्जियां काट के रखी गई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक बिल्कुल दुबली पतली महिला, फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का आशय बिल्कुल लीन एंड थीन से है। महिला पूरे परिवार के लिए इवनिंग मील तैयार कर रही है, शाम का, रात का भोजन तैयार कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक से स्माइल्स, और चूँकि आप देखें कि लकड़ियों से ये चूल्हा जलाया जा रहा है, इस अंगीठी में लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और इस वजह से जो लकड़ियों से धुआं निकल रहा है, उस धुएं की वजह से जस्ट उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल धुएं से भर जाने के कारण आँखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये शी इज़ नन बट द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भैया की बीबी हैं, यानी मुकेश की भाभी हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि उम्र में देखने से बहुत बड़ी तो नहीं लग रही हैं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो परिवार के बहू की भूमिका के रूप में है, उस सम्मान को वो प्राप्त कर रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और ये 3 लोगों की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं। हर हस्बैंड, एक तो अपने पति की, यानी मुकेश के बड़े भाई की, मुकेश की खुद, और देयर फादर, और मुकेश और उसके बड़े भाई, जो दोनों भाई हैं, उनके पिता की जिम्मेदारियां, यानी इन तीनों लोगों के भोजन संबंधी कार्यों में वो लगी हुई है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, यानी मुकेश के पिता जब प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो बड़ी ही आहिस्ता से, बड़ी ही जेंटली, बड़ी ही धीमे से उस टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपनी घूंघट को खींच लेती है क्लोजर टू हर फेस, कहाँ, अपने चेहरे के करीब खींच लेती है। ये सिस्टम, यू नो इट वेरी वेल, जस्ट this is the system, this is a custom in our India, when elder just person and the older persons of the family come in the family, in that condition daughter-in-laws just bring their veil closer to their face,
ऐसी स्थिति में बहुएं अपने घूंघट को अपने चेहरे के आगे खींच लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस। चूँकि कस्टम यही कहता है कि जब भी डॉटर्स इन लॉ अपने बड़े बुजुर्गों को देखती हैं परिवार में, तो वो अपने चेहरे को ढक लेती हैं किसके सामने? बिफोर मेल एल्डर्स। अगर परिवार में अगर बड़े जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जब वो परिवार के बड़े लोग घर के अंदर आते हैं तो डॉटर्स इन लॉ इन लोगों के आगमन पर अपने चेहरे को ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिस्ड बैंगल मेकर। और यहाँ पर जो मुकेश के पिताजी हैं वो भी एक बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया, लेकिन इसके बावजूद फर्स्ट एज ए टेलर, देखिए कितना कठिन परिश्रम रहा उनका जीवन, कितना कठिन रहा। पहले वो टेलर का काम किए, फिर बैंगल मेकर का काम किए, और इसके बावजूद ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। इसके बाद भी न वो कोई नया मकान बना पाए, न अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़। बस एक ही कार्य कर पाए, जो वो कार्य वो करना खुद भी जानते थे, वही कर पाए अपने बच्चों के लिए। क्या कि उन बच्चों को द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो अपने बच्चों को अपने भी चूड़ी बनाते थे और उसी कार्य को अपने बच्चों को भी सिखा पाए। दिस वाज द टोटल अचीवमेंट ऑफ मुकेश फादर। ये मुकेश के पिता का टोटल अचीवमेंट था। ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाए और कुछ भी नहीं उनसे हो सका। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। करम यानी डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। यह बात मुकेश की दादी बताती हैं कि ये उनका करम था। हु हैज़ washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। मुकेश की दादी ने खुद भी अपने हस्बैंड को देखा था कि ग्लास के बैंगल्स की पॉलिश करने में कैसे वो समय के पहले ही अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन। और ये एक बहुत ही बड़ा व्यंगात्मक स्वरूप है लेखिका का, जो कि मुकेश के दादी के माध्यम से लेखिका प्रकट करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन। क्या भगवान के द्वारा निर्धारित कार्य को कभी उस तारतम्य को तोड़ा जा सकता है? सिंप्लाइज, वो आगे बोलती हैं कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। चूँकि चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा होने के बाद हम लोगों ने इसके अतिरिक्त और कुछ देखा नहीं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। यानी आप देख लीजिए कि they have seen nothing but bangles। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखा है। बैंगल कहाँ? घरों में, आंगन में, हर दूसरे घरों में, हर एक जगह पर, हर गली में फिरोजाबाद के पास बैंगल्स ही बैंगल्स। हाँ, बैंगल्स के स्पायरल्स पूरे लच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गोल्ड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कहीं ब्लू कलर के हैं, कहीं पिंक और पर्पल हैं। हर कलर जैसे इंद्रधनुषी सतरंगी जो कलर होता है वो सब के सब एकदम ढेर रूप में उस अस्त व्यस्त आंगन में रखे गए हैं। वो बिल्कुल बैंगल्स को जो हैंड कार्ड से, हाथ से खींचे जाने वाली जो पहिया लगी हुई गाड़ियाँ होती हैं, उन पर उन बैंगल्स को सजा दिया जाता है और नौजवान उन गाड़ियों को खींचते हुए उन शहर की सकरी गलियों से होते हुए लेके जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of
colored glass into circles of bangles। आप देखिए कितना कठिन और दुरूह जीवन है कि इन अंधकार युक्त इन झोपड़ियों में, इन घरों में, इन खोलियों में, हाँ, जहाँ पर बिल्कुल लैंप्स की फ्लिकरिंग जो है, लपलपाहट, हाँ, ऑयल लैंप्स की लाइन से जलाई गई हैं हर घरों में, और वहाँ लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठ करके उन शीशों को जोड़ते हैं और चूड़ियों को बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। आप देख लीजिए कैसा जीवन है इनका, कितना कठिन जीवन है कि उनकी आँखें अंधेरों में ज़्यादा एडजस्टेबल हैं बनस्पति बाहर की रोशनी की, क्योंकि वो हर वक्त इसी कार्य में लगे रहते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र पे आते आते, यौवन के आते आते अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईज। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman। उस परिवार में सविता नाम की एक लड़की है एक घर में, जिसके बारे में लेखिका बता रही हैं कि बड़ी बच्ची है, पिंक ड्रेस में है वो, जो कि बड़ा ही ड्रैप डिस्कलर्ड वे में वो ड्रेस है। वो एक एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी है और वही शोल्डर पीसेज ऑफ ग्लास, वो शीशों को जोड़ जोड़ करके और चूड़ियाँ बना रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और इतना ज़्यादा फास्ट कार्य वो कर रही है, इतना तेज़ कार्य कर रही है, जैसे लग रहा है कि उसके हाथ जो है इतना मैकेनिकली कार्य कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो मशीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मी। लेखिका को ये बड़ा असर होता है कि क्या उस लड़की को इन चूड़ियों को जिनको वो बना रही है उनकी सैंक्टिटी के बारे में पता है, उसकी सेगासिटी के बारे में, उसकी होलीनेस के बारे में पता है, उसकी पवित्रता के बारे में पता है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। एक ऐसी चीज़, चूड़ी एक ऐसा आभूषण का स्वरूप जिसको कि सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जिसको किसके प्रतीक के रूप में माना जाता है? एक भारतीय महिला के सुहाग के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसको ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जिसको मैरिज का एक शगुन माना जाता है, मैरिज के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे स्वरूप को वो बना रही थी सविता, और लेखिका को आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं उसको इस पवित्रता के बारे में पता है कि नहीं। अब आगे लेखिका के जो है सविता से संबंधित अन्य जानकारियों को देंगी, जिसको हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, वी आर पासिंग थ्रू द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, और इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सविता है, वो लड़की जो भी चूड़ियाँ बनाती है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वो लेखिका बताती हैं कि उसे इस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता भी है कि नहीं, क्योंकि लेखिका के हिसाब से दीज बैंगल्स symbolize an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। यानी कि ये चूड़ियाँ महिलाओं के सुहाग के रूप में जानी जाती हैं। ये विवाह के पवित्रता को दर्शाती हैं, और इस पवित्रता के बारे में सविता को कितना पता है, इसके बारे में लेखिका बताती हैं और आगे समझाती हैं कि इट विल टर्न ऑन हर सडनली वन डे। एक दिन यह उसके भी सिर पर आएगा, उसके शरीर पर भी इस सुहाग का
स्वरूप चढ़ेगा, निश्चित रूप से चढ़ेगा। वो आज भले ही फीके गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखी है, बट डेफिनेटली शी विल just endowed with these beautiful bangles, which are just the symbol of auspiciousness. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. वेल का मतलब आप जानते हैं, घूंघट को कहा जाता है। और लेखिका ये मानती हैं कि एक दिन सविता को भी यह सब कुछ पता चल जाएगा जब उसके सिर पर लाल चुंदरी ओढ़ाई जाएगी। हर हैंड्स रेड विथ हिना, उसकी जो हैंड्स हैं उन हैंड्स में हिना लगाई जाएगी, मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी रिस्ट पर, रिस्ट माने आप जानते हैं कलाई होती है, और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इतने स्वरूप पा लेने के बाद जस्ट आफ्टर दिस सविता विल बिकम अ ब्राइड, वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago, बिल्कुल वह वैसी ही दुल्हन जैसी सजेगी किसी दिन, जैसा कि अपने साथ बैठी बूढ़ी औरत जो कि उसके पास बैठी है, जो कि बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी, और दुल्हन बनने के बाद वो आज के डेट में एकदम बुजुर्ग हो गई है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। ये बूढ़ी महिला जो उसके बगल में बैठी है, इसके हाथों में, इसके रिस्ट में, इसकी कलाइयों में बैंगल्स तो अभी भी है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन इसकी आँखों में अब वो चमक नहीं है एज जस्ट शी हैड सम ईयर्स अगो, जैसा कि उसकी आँखों में सी हैड सम ईयर्स अगो, जैसा कि उसकी आँखों में चमक पहले हुआ करती थी, अब वो चमक नहीं। आज उस दुल्हन के मुख से क्या निकल रहा है इस गरीबी भरी ज़िंदगी को जीने के बाद? आपने सुना होगा कहते हुए कि हंसों को मिलता धूपवान, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की आंचल को पकड़ पकड़ जाड़े की रात बिताते हैं। ये जो आबादी है यहाँ फिरोज़ाबाद की, जो चूड़ियाँ बनाने में लगी है, इनके द्वारा एक बड़ा ही दारुण स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये महिला कह रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी अब आप सोचिए कि वो कह रही है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy. ड्रेन का काम आप जानते ही हैं, निकासी का होता है, वो पानी को निकाल देता है बाहर, तो ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब बिल्कुल खुशी से रहित होकर वो बड़ी ही दुखद आवाज़ में कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. Entire माने होता है complete, whole. वो अपने पूरे जीवन में just she was not able to have full diet in her life. पूर्ण खुराक उसको प्राप्त नहीं हुई। That's what she has reaped. इस चूड़ी बनाने में यही है जो उसने, रीप का मतलब फसल को काटना होता है, मतलब इन रिटर्न आप समझ लीजिए, बदले में, यानी इस व्यवसाय के बदले में यही इसको मिला है कि एक वक्त शेर भर खाना भी खाने को नहीं मिलता। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है वो भी बूढ़ा है, उसकी दाढ़ियाँ वहाँ बहती हवाओं के कारण फ्लो कर रही हैं,
बिल्कुल हिल रही हैं, और वो कह रहा है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने केवल इतना किया है कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना लिया है। अब ज़रा सोच लीजिए, इस बात को देख लीजिए कि ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसको सुनकर तो कोई भी बड़ा ही चकित होगा कि इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, एक घर बना लिया है, यह इतने गर्व से कह रहा है, इससे ये बात प्रकट होती है, इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ one of the most hard-working fellows who got success just in making a house for his family to live in। ये कितनी बड़ी उपलब्धि पा लिया हो कि उसने अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर बना लिया। He has a roof over his head, उसके सिर पर छत है। आगे आप देखें इनकी स्थिति, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब आप देख लीजिए, चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, जस्ट द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, ये चित्कार, ये इस बात का रोना, किस बात का, ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि पैसे नहीं होने का रोना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय एक ही काम भर के लिए पैसे किसी तरह से व्यवस्थित हो पाते हैं। किस काम के लिए? कि वो चूड़ियाँ बनाने का बिजनेस कैरी ऑन रहे, वो जारी रहे, यही बस धन व्यवस्थित हो पाता है। इसके अलावा जस्ट हैविंग नथिंग टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहते। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि भरपेट खाने के लिए भी पर्याप्त रुपया नहीं हो पाता। और ऐसी आवाज़, ये कमी, ये व्यथा, रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घरों में गूंजता है, रिंग करता है पूरी तरह से। रिंग माने बजना, आप जानते हो, ये आवाज़, ये शोर लगभग हर घर से सुनाई पड़ता है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये जो युवक हैं वो बिल्कुल उनकी लेमेंट की जो एको है, एको जिसको आप इको बोलते हैं, वो बिल्कुल उनके बड़ों की भांति यही प्रतिध्वनि उन नौजवानों के मुंह से भी सुनने को मिलता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग आप जानते होंगे, जिसमें लिटिल नहीं के बराबर अर्थ देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो समय के साथ, विथ टाइम, लिटिल हैज़ चेंज्ड, तो आप सीधा यहाँ अर्थ निकालेंगे कि समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सिम्स, ऐसा एहसास होता है। कहाँ नहीं बदला? इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में समय के साथ जैसे कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वेल्व, नंबनेस, सेंसलेस सिचुएशन को कहते हैं, सुन्न हो जाना, माइंड नंबिंग ट्वेल्व। अब आप सोच लें, यानी परसों से दिमाग को एकदम सुन्न कर देने वाली, एक तरह से शून्य कर देने वाली, हाँ, नम्ब कर देने वाली, सुन्न कर देने वाली जो ट्वेल्व है, ट्वेल्व माने होता है हार्ड वर्क, जो श्रम है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इसने क्या किया है? किल्ड कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्या करने की? जो उनके अंदर स्वयं कुछ करने या सपने देखने की जो योग्यता है, जैसे वो योग्यता ही समाप्त हो। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि पशुवत कार्य करो, और इस कार्य के बदले मिलता क्या है? आपने अभी अभी सुना, एक शेर
खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। इतनी सारी व्यथा को सुनने के बाद जो लेखिका हैं वो इससे कहती हैं, बताती हैं, एनिस यंग इन बच्चों से बात करते हुए समझाती हैं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तुम लोग अपने आप को कोऑपरेटिव के रूप में, सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते हो खुद को। आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। यानी लेखिका कहती हैं कि उन युवकों से इन्होंने कहा कि आप लोग अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं संगठित कर लेते। आप लोग इन बिचौलियों के विषम जाल में फंस जाते हैं और उन्हीं बिचौलियों के जो आपके बाप दादाओं को भी फंसाए थे, ट्रैप किए थे। ट्रैप माने जाल, आप जानते ही होंगे। तो इस जाल से निकलने के लिए उन बिचौलियों से अपने आप को दूर करके जस्ट यू शुड ऑर्गेनाइज अ कोऑपरेटिव योर सेल्फ। आपको खुद अपनी एक सहकारी समिति बना लेनी चाहिए। अब जवाब मिलता है कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि मैम अगर हम लोग आपस में संगठित हो भी जाएं तो वी आर द वंस, तो हम लोग उन लोगों में से हैं हु विल बी हार्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम ऐसा करते भी हैं ना, तो समस्या ये है कि पुलिस हमें ही पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएगी, होल्ड अप करेगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इल्लीगल, मारेगी, पीटेगी और अवैध कार्य करने के कारण जेल में डाल देख सके, वे बताते हैं। और आगे कहता है बच्चा कि देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कि कोई उनका नेता नहीं है जो कि उनका चीज़ों के प्रति नज़रिया बदल सके। हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिता की भी हालत वैसी ही है जैसे वे खुद हैं, यानी सब के सब एकदम थक चुके हैं इस व्यवस्था के विरुद्ध कोई जंग छेड़ने के बात को लेकर। वी आर फुल्ली टायर्ड, हम एकदम बेबस और लाचार हैं, थके हुए लोग हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves poverty to apathy, to greed and to injustice। निर्धनता से भावहीनता, भावहीनता से लालच, और फिर अन्याय के बारे में उनकी कभी न खत्म होने वाली बातें बढ़ती जाती हैं एकदम स्पाइरल वे में। ये इनकी बातें इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं। यानी ये जो मिडिल मैन है, जो कि इनको पैसे देते हैं कि हाँ तुम चूड़ियाँ बनाओ, ये पुलिस को समझाते हैं, ये पुलिस को उकसाते हैं। कोई अगर इनमें अपने से व्यवस्थित हो करके अपने व्यवसाय को चलाने का प्रयास किया तो ये मिडिलमैन पुलिस को जा कर के भेज देते हैं, उसे पिटवाते हैं। और अगर उनके अंडर में, इन मिडिलमैन के अंडर में ये काम करते हैं तो स्थिति वही हो जाती है कि उनके पैसों को भरने में परेशान रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट। और इसीलिए लेखिका ये बता रही हैं कि उनकी बातें सुनने के बाद लेखिका को दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं, दो अलग दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली, पहली वो परिवार जो कि कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के वेब में, जाले में बिल्कुल कॉट हो चुकी है, पड़ चुकी है, उलझ चुकी है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस जात में वो पैदा हुए हैं उसके स्टिग्मा से, उसके बर्डन से, उसके बोझ से
दबने पर बिल्कुल मजबूर हैं। द अदर, और दूसरा जो वर्ल्ड इनको दिखाई दे रहा है, ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरी तरफ साहूकारों का यह चक्र, ये मिडिलमैन मध्यस्थ वाले, ये पुलिस वाले, कानून के रक्षक, ये नौकरशाह और राजनीतिज्ञ हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द वैगेज ऑन द चाइल्ड। ये साहूकार, ये मिडिलमैन, पुलिसमैन, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सब टुगेदर, सब एक साथ मिलकर के दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। ये सब क्या किए हैं? सभी ने मिलकर बच्चे पर ऐसा ये बर्डन डाल दिया है, ऐसा एक बोझ डाल दिया है, एक ऐसा बैगेज इनके कंधे पर डाला है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ से ये बच्चा कभी उबर नहीं सकता, इस बोझ को उतार नहीं सकते ये बच्चे। बिफोर he is aware, he accepts it as naturally as his father। इससे पहले कि वो इन सब के बारे में जान पाए, इन जटिलताओं को समझें, उससे पहले ही उसे उतनी सरलता से स्वीकार कर लेते हैं जितना कि उनके माँ बाप ने स्वीकार किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करने का मतलब क्या है? कि साहस करना, इन मिडिलमैन, इन साहूकारों को चुनौती देना। और एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और प्रॉब्लम यह है कि ये चुनौती उनके पालन पोषण का भाग ही नहीं है, ये उनके मस्तिष्क में आ ही नहीं पाया, क्योंकि उनकी परवरिश ही गुलामी और दास्ता के स्वरूप में चलती चली जा रही है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। और इसीलिए लेखिका कहती हैं कि जब ये चमक मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब उन्होंने When I sense a flash of it, जब इससे इतर चुकी मुकेश की चाहत क्या है? मोटर मैकेनिक बनना। और इसलिए ये कह रही हैं कि जब इस फ्लैश को, इस चमक को मैंने महसूस किया, रियलाइज़ किया, देन जस्ट एंड यंग वाज मच प्लीज्ड बिकॉज मुकेश सेड व्हाट कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वह कहता है कि मैं गैराज जाऊंगा और एंड लर्न, एंड ही विल लर्न अ लॉट देयर बिकॉज ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। और आगे वो कहता है कि he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists। और जब लेखिका ये कहती हैं कि भाई गैराज तो तुम्हारे घर से काफ़ी दूरी पर है, फिर ऐसी स्थिति में कैसे मोटर मैकेनिक बनोगे, कैसे तुम मोटर बनाना सीखोगे? तो वह जिद करते हुए कहता है कि आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँगा, बिल्कुल पैदल चला जाऊँगा। आई विल वॉक, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? फिर लेखिका उससे पूछती हैं कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना भी देखते हो? मुकेश से पूछती हैं। ही इज सडनली साइलेंट। इस पर मुकेश अचानक चुप सा हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और ज़मीन की ओर घूरते हुए, धरती की ओर घूरते हुए वो कहता है नहीं, नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret।
उसकी हल्की सी जो मॉमरिंग है, गुनगुनाहट है, उसमें घबराहट है, जो कि अभी रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। और ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वह अपने शहर की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती कारों को देखकर जो है अपने इसी सपने से कि मैं मैकेनिक बनूंगा, इसी सपने से कंटेंट है, संतुष्ट है। वो अभी प्लेन के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के आसमान में नहीं के बराबर ही एयरप्लेन्स उसको दिखाई देते हैं। जो चीज़ें उसको दिखाई देती हैं अपने शहर की सड़कों पर, तेज़ रफ्तार से फर्राटे भरती हुई कारें, वह उनको देखते हुए एक स्वतंत्र चिंतन किया है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। वह बिल्कुल अपने आप को इस बैंगल मेकर के भूमिका से अलग अपना जीवन प्रारंभ करेगा, ऐसा लेखिका महसूस करती हैं। और इस प्रकार इन विचारों के दर्द और पीड़ा को बड़ी ही बेहतर ढंग से लेखिका ने प्रस्तुत किया है। टुमारो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन द चैप्टर, and then we will start the next chapter, which is deep water. Okay.